पॉलिटिकल चर्चा करने के लिए कालिंपोंग आने की मौका मिला और इस निमंत्रण मुझे पारेख साहब ने किए थे। बहुत दिनों से सुरेंद्र पारेख साहब ने मुझे बार बार ये कहते आते हैं कि एक बार आप कालिंपोंग में आइए, कुछ आपस में हम लोग चर्चा करेंगे। हासान साहब भी थे, तो मैंने पारेख साहब को यह कहा कि मुझे तो जाने में काफी दिलचस्पी है, आप समय तय करो, मैं मौका मिलते ही जरूर पहुंच जाऊंगा, मेरे लिए कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने मुझे कह रहे थे कि हो सकता कि बहुत सारे बड़ा रैली हम नहीं कर पाएंगे, तो मैंने कहा कोई रैली या कोई दिखावे के लिए कोई अलग तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई छोटे मोटे बैठने की जगह मिले तो भी खुशी से हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, आप लोगों से सलाह लेंगे। आगे कुछ करने के लिए मेरे लायक कुछ सुविधा अगर रहे, मेरे तरफ से कोई अगर पहल करने की जरूरत हो, तो मैं बिल्कुल पहाड़ वासियों के लिए जितना हद तक जाना चाहिए मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। झूठे मूठे आश्वासन देने के लिए मैं यहां बिल्कुल नहीं आया। आप हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, ये सारे वरिष्ठ नेतागण के सामने मैं अलग से और क्या बोल सकते हैं। हरका बहादुर साहब ने, तामांग साहब ने, सारे यहाँ के पहाड़ वासियों को जो भावना वो व्यक्त कर चुके हैं, उजागर हो चुके हैं। शर्मा साहब ने भी शुरू में सारे विस्तार रूप से अपने बात रखे। हरका बहादुर क्षेत्र में बहुत बड़ा नेता है यहाँ के, और बड़ा विधानसभा के अंदर हरका बहादुर क्षेत्र की जब इंटरवेंशन होते थे तो बंगाल के लोग बड़ा तारीफ करते थे उनको। मेरा याद है एक बात, एक कोई पत्रकारों से हरका बहादुर क्षेत्र में कह रहे थे कि वी आर बॉयकॉटिंग द बॉयकॉट। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात, ऐसा कहा था ना हरका बहादुर जी। अच्छा कोई, अच्छा ये कहा था ना आपने बहुत अच्छा लगा कोई बात। बड़ा लिबरल मॉडरेट आदमी है, शिक्षित आदमी है, और इसके साथ साथ तामांग जी वो एक बड़ा फाइटर, सब जानते हैं। तो अगर फाइटर के साथ टीचर मिल जाए तो माहौल जरूर बदल जाएंगे। हरका बहादुर जी टीचर है, तामांग साहब एक फाइटर है। अगर दोनों मिल जाए और हम अब सब लोगों के लिए मान लीजिए खिदमतगारी करने के लिए तैयार है, और क्या कहें। हमारे तरफ से जो जो साधन है, देखिए बंगाल में हम सत्ते पे नहीं है, दिल्ली में अभी तो नहीं है, आज की तारीख तक तो नहीं है, लेकिन सारे हिंदुस्तान में आम लोगों के बीच एक चर्चा आज हो रहे हैं कि ये मोदी एंड कंपनी को सत्ता से बाहर करना जरूरी है। ये सारे देश में ये चर्चा है। खाली खोखला वादे करने से एक दो चुनावी
लाभ मिल सकते हैं, लेकिन लोगों को निगाहों में आज नहीं तो कल ये पकड़ जाते हैं। और ये मोदी जी के सारे खोखले वादे पहाड़ वासियों को पता हो चुके हैं। उन्होंने वादा किया था कि एक पहाड़ के लिए परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे, आप लोगों को याद है। लेकिन आज तक ये परमानेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है किसी को नहीं पता। मोदी को पता है और उनके पार्टी को हो सकते पता है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन पहाड़वासियों को इसका अंदर की मायने क्या है, ये चाहते क्या है, जरा से भी पता नहीं है पहाड़ के लोगों को। इनको गुमराह करके जीत तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन आज ये सारे मोदी और उनकी कंपनियों को सारे चालाकी लोगों के सामने स्पष्ट हो चुके हैं। देखिए, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से हम लोग आज तक ऐसा कुछ बात नहीं किया जिसको अनुपालन करने में बाद में हमें पीछे हटने पड़ी। ऐसा कोई वादा आज तक नहीं किया हम लोग। इसका जिक्र कर चुके हैं आप लोग कि राहुल गांधी जी के जमाने में काउंसिल बने, फिर 2011 साल में जीटीए की समय भी हमारे सरकारी थी। दार्जिलिंग में पानी की सुविधा मुहैया कराने के लिए कांग्रेस के जमाने में क्या क्या कदम उठाए गए थे, सारे आप लोगों को पता है। आपको और जानकारी दे दे कि यूपीए के जमाने में हमारे स्वर्गीय सुभाष भी सिंह साहब, उन्होंने एक प्रस्ताव रखी थी कि दार्जिलिंग को 6 शेड्यूल की अंतर्गत लाना चाहिए। उस समय दिल्ली में बहुत बड़ा चर्चा हुई थी इस मुद्दे पे। कमेटी के सामने सारे बात रखे गए थे और आपको मैं बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 6 शेड्यूल यूपीए सरकार ने मान्यता दी थी, लेकिन बाद में ये 6 शेड्यूल को लेकर अंदरूनी मतभेद के चलते पहाड़ के जितने लीडरों थे उन लोगों का बीच मतभेद के चलते ये जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हुई। ये आप सबको जानकारी है। देखिए, दार्जिलिंग हम सबको प्यारा है। अगर किसी ने बाहर वाले लोग पूछते भी बंगाल क्या है, बंगाल का परिचय क्या है, तो हम लोग ये कहते हैं दीघा से दार्जिलिंग बंगाल है, इसका ये ज्योग्राफी है। और एक तरफ दरिया है और एक तरफ कंचनजंगा है, क्वीन ऑफ हिल्स है हमारे पास, ये हम कहते हैं। ये हमारा परिचय है। तो हम सब पहाड़वासियों को, दार्जिलिंग को बड़े सम्मान भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। यहां की लोगों की जो मांग सुभाष जी से
कि पहले भी ये हुआ करते थे, आज से नहीं। हमारे पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल की तरह पहले ये मुद्दा उठाए गए थे। मुद्दा नाजुक है, इसका बहुत सारे पहलू है। और इस हालत में मेरे तरफ से आप लोगों को कोई भरोसा देना मुनासिब भी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं आप लोगों को हताश करना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहता हूं कि आप सब मिलके सारे पहाड़वासियों को, सारे सिविल सोसाइटी को, हर वर्ग के लोगों को आज की हालत में क्या ठोस कदम उठाना जरूरी है, ये विचार विमर्श करके आपकी तरफ से कोई खाका बनाए जाए, कोई प्रस्ताव तय हो, तो मैं भी सारे मुद्दे को लेकर हमारे पार्टी की जो आला कमान है उनसे जरूर बात करेंगे। और आप लोगों की नुमाइंदे ने, चलिए आपस में चर्चा करते हुए कोशिश तो करूंगा, कोशिश करने में कोई गलती नहीं है। मेरा जो अनुभव है, मेरा पार्टी कांग्रेस पार्टी जैसे कि हमारे तमाम सब कह रहे थे, नेहरू जी से लेकर सोनिया गांधी जी तक, यही हमारा इतिहास है। और हमारे गोरखा भाइयों की बहादुरी सिर्फ यहाँ नहीं, सारे दुनिया में काबिले तारीफ है, सब जानते हैं। जब प्रणब मुखर्जी साहब रक्षा मंत्री थे, उस समय मैं एक बार उनकी दफ्तर में गए थे, तो बातों बातों में प्रणब मुखर्जी साहब मुझे कह रहे थे कि अभी तुम सोच भी नहीं सकते कि हमारे गोरखा रेजिमेंट कितने बहादुर हो सकते, आपका सोच की बाहर है। मैंने कहा क्यों दादा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहते कि आज मैंने आर्मी की ऑफिसरों के साथ कारगिल जंग की कुछ वीडियो देख रहे थे, कुछ फोटो देख रहे थे। कारगिल की उस चटी पर जहां पाकिस्तानी फौज पहाड़ के ऊपर और हमारे फौज पहाड़ के नीचे, और पहाड़ की चोटियों से दुश्मन पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए आगे निकल रहे थे, तो हमारी फौजों के ऊपर गोली, कमान, जो भी है उनके पास हथियार, सबको इस्तेमाल कर रहे थे।
लेकिन उसी हालत में भी एक दृश्य है कि जहां हमारे गोरखा फौजों ने जय मां दुर्गा कहते हुए उन पे हमला बोल देते हैं और पाकिस्तानी फौजों ने संगीन लेते हुए पीछे भाग रहे हैं। यह दृश्य कभी नहीं देखा। उस हालत में पाकिस्तानी फौज को खदाकते हुए अपने जान गंवाने के बदले कारगिल की चोटी को कब्जा किया है। यही हमारे गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारे गोरखा भाइयों ने, जिसको ब्रिटिश जमाने में एक मार्शल रेस बताकर सिर्फ फौजों के लिए चुना गए थे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। फौज तो जरूर है, लेकिन सिर्फ फौज के लिए गोरखा भाई नहीं है। गोरखा भाइयों ने सिर्फ मार्शल रेस नहीं, इंटेलेक्चुअल रेस भी है। भानुभक्त का नाम सब सुना है। गोरखा भाइयों की प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है। जरूरत है सुविधा मुहैया कराना, ढांचा बनाना, कामकाज के लिए हर संभव प्रयास करना। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कभी बढ़ रहे हैं, आउट माइग्रेशन हो रहे हैं। हमारे देश की सर्विस सेक्टर में यहां के बहुत सारे नौजवानों ने नौकरी के लिए द्वार दर भटक रहे हैं। इन लोगों का बात कौन सुनेगा? ये कालिंपोंग देखिए, एक समय ये कालिंपोंग एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर थे, ट्रेडिंग कॉरिडोर, कमर्शियल कॉरिडोर। तिब्बत के साथ हमारा कारोबार चलते थे उस समय। जलेल पास चीन के साथ दुश्मनी के चलते वो पास बंद हो चुके हैं, कारोबार ठप गए। ये स्ट्रैटेजिक एरिया है जहां नाथुला पास भी है, दूसरी तरफ चिकेन कॉरिडोर भी है, चिकेन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी चिकेन नेक कॉरिडोर, इधर डोकलाम, नाथुला पास हमारे देश की एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट वाला एरिया है ये। लेकिन यहां के लोगों को पहले जो खेती-बाड़ी कर रहे थे, पहले कालिंपोंग के लोगों ने खेती-बाड़ी करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते थे। अभी खेती-बाड़ी का हाल भी बुरा हो चुके हैं। पानी की किल्लत और खेती-बाड़ी करने के लिए ज्यादा पैसा लागत करने की जरूरत होते हैं। अभी चाहे पानी हो, चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, और उसके साथ साथ बेचने के लिए अच्छी खास सुविधा की
कमी है और धीरे धीरे कालिंपोंग रीजियन में खेती बाड़ी करने में लोग और ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते क्योंकि वो मुनाफामंद नहीं है। इसके लिए यहां आउट माइग्रेशन काफी होते हैं, चाहे दार्जिलिंग हिल कहिए, कालिंपोंग। बाहर के लोगों को ये सारे इतिहास के बारे में पता नहीं कि कहां सुगौली पैक्ट, कहां तितोलिया पैक्ट, कहां सिंचुला पैक्ट। बहुत पुरानी इतिहास है हमारी इस एरिया की। कभी भूटान, कभी सिक्किम, कभी ब्रिटिश, कभी नेपाल। लेकिन एक चीज देखने में सबसे अच्छा लगता है कि हमारे मेनलैंड इंडिया रोजाना कितना घटना घटती है, रेप से लेके डकैती के लेके कितने सारे क्राइम रेट है देखिए। और हिल पीपल देखिए, दार्जिलिंग, काशिया, कालिंपोंग। कभी सुना है कि बलात्कार करते हैं, बलात्कार करने के बाद खून कर देते हैं? ऐसा नहीं होता। लड़ाई किए गए थे इस पहाड़ों में अपना हक मांगने के लिए, गोरखा लैंड मांगने के लिए, बाकी कुछ नहीं। और ये मांग आज से नहीं, आजादी के समय से हो रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि भरोसा दिए गए थे, उम्मीद जताई गई थी और बाद में निराश भी किए गए। तो निराशा के चलते पहाड़ वासियों की मन में किसी पे भरोसा करना, यकीन करना आसान नहीं होते हैं। जो भी कहे, लोगों के मन में एक शक पैदा होते है कि बोलते तो है लेकिन सही या गलत इसका पता नहीं। चुनाव आने के समय भरोसे की भौचाल लग जाते हैं, उम्मीदों की बरसात शुरू हो जाते हैं। चुनाव खत्म होते ही नेतागण दिल्ली पहुंच जाते हैं और नेतागण के पीछे आप लोगों को दौड़ना शुरू हो जाते हैं। जब चुनाव की समय आएगी वो लोग खुद ब खुद यहां पहुंचेंगे। चुनाव होने के बाद ये पहाड़ वासियों की भिखारी की तरह दिल्ली जाकर द्वार द्वार भटकने पड़ते, ये ठीक नहीं। पहाड़ वासियों के साथ ये अन्याय किए गए हैं। कहां गए बीजेपी पार्टी की वो वादा कि परमानेंट सॉल्यूशन कहते हुए एक धोखा की मायाजाल बनाए गए थे। ना गोरखालैंड, ना टाइवानलैंड, कुछ नहीं, सिर्फ ये बात कहे गए थे कि परमानेंट सॉल्यूशन। और जिसके मन में जो आए वो उसी तरह इस बात को लेकर लोगों के सामने खड़ा हो गए। लेकिन कहां है वो परमानेंट सॉल्यूशन? हमारे देश के प्रधानमंत्री की समय है कहां? मणिपुर जल रहे थे, आज भी जल रहे हैं।
इतने साल, इतने महीने गुजर गए हैं। मैं मणिपुर में खुद गए थे, दौरा किए थे। दोनों जाति के बीच खाई इतना बढ़ चुके हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। कुकी और मेती बीच में खाई इतना बढ़ चुके हैं कि आपस में समझौता भी नामुमकिन लग रहे हैं। देखा है आपने कभी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर दौरा किया था? नहीं। कुकी और मैती दोनों के पास हजारों तादाद की आधुनिक हथियार मौजूद है। न मैती कुकी की एरिया जा सकते, न कुकी लोग मैती की एरिया आ सकते। मेडिकल स्टूडेंट्स परीक्षा देने नहीं पाए, इतने महीने गुजर गए, समाधान की कोई रास्ता नहीं। समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए गए। ये लोग सिर्फ राम मंदिर लिए अभी व्यस्त है। राम मंदिर को तस्वीर दिखा के, राम मंदिर बना के फिर दोबारा आम लोगों को गुमराह करने के लिए आज की सत्तारूढ़ पार्टी सारे योजना बना लिए हैं। राम मोदी के नहीं, राम देशवासियों की। राम एक चरित्र होते हैं। जहां लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं रहने वाला, हर लोगों की सम्मान अधिकार जहां निश्चित रहते, उसी को राम राज्य कहे जाते हैं। हमारे संविधान की मूलभूत भावना को हर का बहादुर छेत्री साहब ने बताया आप लोग। लेकिन ये सारे हमारे देश की मूलभूत जो भावना, इसको और विकृत करने के लिए और तोड़ मरोड़ करके अपने मुताबिक देश बनाने के लिए आज इस सरकार कवायद शुरू कर दिए हैं। मैं ये कहना चाहते हैं, राम सबका, वही राम जो दशरथ का बेटा, वही राम जो घर घर में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे नियारा, राम सबका। बीजेपी राम को एक चुनावी उपकरण बना दिए हैं, इलेक्टोरल प्रोडक्ट। जहां जो भी उनको लगे धर्म के आधार पर, वो तुरंत उनको चुनावी उपकरण बना देते हैं। और कांग्रेस पार्टी और मोदी आने के पहले जितने साल ये देश थी, ये भारतवर्ष थी, मोदी का कहना है कि देश में कुछ नहीं, जो कुछ हो रहे हैं मोदी की अगुवाई में हो रहे हैं। इसलिए नारा क्या है? न्यू इंडिया। इसका मतलब पहले जो इंडिया थी वो ओल्ड इंडिया, उसमें कुछ नहीं था, ना बिजली था, ना खेती बाड़ी थी, ना उद्योगपति थे,
ना इंडस्ट्री थी, कुछ नहीं थी। जो कुछ हुआ है मोदी की जमाने में हुई है। इसलिए न्यू इंडिया, हर बात में पता चलेगा आपको कि हम कहां हैं, न्यू इंडिया में। न्यू इंडिया की स्वरूप क्या है पता नहीं, खुद मोदी को पता है। सत्ता पे आने का पहले हम ये कह गए थे कि विदेशी बैंकों में चोरी करके काले धन जमा किए गए हैं, सिर्फ मोदी आने की इंतजार। मोदी सत्ता पे आते ही सारे काले धन को वापस लिया जाएगा, सारे काले धन को वापस लौटा के, सिर्फ लौटा के ही नहीं, हम सबके बीच बांट भी दिया जाएगा। और हम सबकी अपने हिस्सा भी बताए गए थे। हम सबकी जेब में 15 लाख काले धन की हिस्सा के मुताबिक पहुंच जाएगा, सिर्फ एक बार मोदी को सत्ता पे लाया कर। सत्ता पे आए, आने के बाद जब पूछा गया उनकी पार्टी के लोगों को कि भाई 15 लाख कब आएंगे, तो पार्टी ने तो अमित शाह कह रहे थे वो तो चुनावी जुमला है, चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे वादा किए जाते हैं, ये भी एक चुनावी जुमला है, इसमें लेने देने का क्या है। हमारे देश के अंदर एक जगह थी, पुराने जमाने की बात करते हैं, एक राजा रहते थे और राजा गान सुनने में बड़ा पसंद करते थे। कोई अगर अच्छा गाना गाए तो राजा बहुत पसंद करते थे। तो एक दिन गायक को बुलाया गया कि भाई इस महफिल में गाना गाओ। गायक वाला गरीब थे, अपना घर में गए और पत्नी से पूछा कि भाई राजा आप बुला रहे हैं कि अच्छा अगर गाना हो उसके बदले में जो मांगे वो दे देंगे। तो पत्नी ने खुशी खुशी पति को, मतलब गायक को यह सलाह दी कि अब जाके बहुत अच्छा गाना पेश करो कि राजा के दिल और दिमाग खुशी से भर जाए। गायक ने हर संभव प्रयास करते अच्छा गाना सुनाया। राजा खुशी हुई और वो गरीब गायक को कह दिए कि ठीक है, आपके लिए एक मकान तोहफा में दिया जाएगा। गरीब गायक, ना कोई घर थी, ना जमीन थी, ना कोई जायदाद थी। घर में तुरंत आए और पत्नी को यह कह कि देखो राजा ने मुझे बहुत बड़ा रहने के लिए आलीशान बांग्ला तोहफा में दे दिया। पत्नी को बहुत खुशी हुई थी, अपने पति का अच्छा खिलाया पिलाया और सलाह भी दी कि राजा जब बुलाएंगे आपको तुरंत पहुंच जाना, नया नया गान सुनाते हुए राजा की दिल खुश करने के लिए प्रयास करते जाना। फिर राजा ने दूसरा दिन उनको बुलाया है, गायक भी तुरंत पहुंच गए और एक अच्छा गाना सुनाया। राजा और खुशी हुई। उस दिन तो आलीशान बांग्ला दिए थे, इस समय कह रहे हैं ठीक है, तुम्हें 100 भरी की सोना हम तोहफा में देते हैं। आ गए गायक घर पे, पत्नी को कहा कि आज हमें 100 भरी सोना राजा की तरफ से तोहफे के रूप से दिए गए। पत्नी की खुशी क्या कोई सीमा नहीं रहती, खुशी से पागल पत्नी कहते कि फिर बुलाए तो फिर जाओ। फिर बुलाया राजा, फिर गए।
गाना गाया, राजा खुशी हुई, तोहफे में 200 बीघा जमीन भी दे दी। फिर घर पे वापस आई, खुशी से डगमग होते हुए पत्नी को कहा कि हमारा घर में देखो चारों तरफ रोशनी और रोशनी आने वाला है। तो पत्नी गायक को यह कहा कि भाई सब तो ठीक है, इस बार जब गाना राजा को सुनाओगे और राजा जब खुशी होंगे तोहफा देने के समय ये जरूर कहना कि नकदी में कुछ तो दो। तो उसी सलाह के मुताबिक राजा के सामने गायक अपने गान सुनाते हुए जब तोहफा राजा ने ऐलान किया तब कहा नकदी में कुछ दिया करो राजा। तो राजा ने जवाब में कहा कि मैं तो सब कुछ दे दिया आपको। तो गायक ने कहा कैसे? तो राजा ने कहा कि अच्छा गान गाया आपने, आपका गान में मेरा कान खुशी हो गई और मेरे कहने में आपका कान भी खुशी हो गई, तो लेने देने की क्या सवाल है। तो यही हमारा भी हाल हो गया। मंत्रीगण नेतागण आते हैं, बोलते हैं, हमारा कान खुश हो जाते हैं, लेकिन जब पूछते हैं सरकार को, सरकार कहते कान तो खुश करा दिया और लेना देने के क्या है। तो इस हालात से हमें निकलना चाहिए। मैं तो यह जानता हूं कि अपने नियत में खड़े रहते हुए आगे निकलना जरूरी है। एक मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर। तुझे अगर दरिया मिल जाए तो समुंदर की तलाश कर। शीशा टूट जाते हैं पत्थर की चोट से, पत्थर ही खुद टूट जाए वो शीशा की तलाश कर। मैं सारे सदन में तहे दिल से कहना चाहते हैं कि अगर मुझ जैसे लोगों की चलते आप लोगों को रत्ती भर मांग हासिल करना संभव होगी तो मैं हर संभव हमारा कोशिश जारी रखेंगे, हमारे कोशिश जारी रखेंगे, वादा करके जाते हैं। पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन उसके पहले विस्तार से आपस में चर्चा करते हुए हमारी तरफ से एक मांग पत्र बना के आप मुझे मेरी हवाले आप दिया करो। एक उसके बाद राज्य में जो होता है ठीक है, चलिए दिल्ली दौरा करते हैं। हरका बहादुर छेत्री साहब है, तामान साहब है, पारी साहब और जो जो आपको लगे, चलिए दिल्ली में हमारा बात रखने के लिए हम भरसक प्रयास शुरू करें। कोई एक जगह पे अटक नहीं रहना चाहिए। आइदर गोठालैंड और नथिंग, ये नहीं होना चाहिए। बाकी और सारे समस्या तो है, और भी दिक्कतें हैं। सब कुछ मिला के एक चार्टर ऑफ डिमांड, चलिए ये हिल की तरफ से दार्जिलिंग कालिंपोंग सब मिला के, हालांकि कालिंपोंग को अलग डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिए गए, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रिक्ट घोषित करने में कोई फायदा नहीं होते। एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाते हुए चलिए हम लोग अपना जंग शुरू करें। और मुझे लगता है कि सब काम हम करने में हो सकता विफल होंगे, सफल भी हो सकते, लेकिन बहुत कुछ कर भी सकते। सब कुछ अगर ना हो फिर भी बहुत कुछ हो, यह भी
कम बात नहीं होगी। तो चलिए शुरू करें। मैं कोई पॉलिटिकल बात करने के लिए नहीं आए हैं। कांग्रेस जैसे कि हरका बहादुर ने अपना भाषण पेश करते हुए कहते कि मेरा ये कांग्रेस की जो बयान लगे हुए हैं ये अलग बात है, लेकिन मैं फिर भी यहां आए हैं। बड़े दिल के आदमी है ये। देखिए, कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म की नाम होते हैं। जब कांग्रेस सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी बनी थी 1876 में, 1886 में, 85-86 में, उस समय ये प्लेटफॉर्म की स्वरूप देते हुए बनाए गए थे। 1885 28 दिसंबर लगता है। तो उस प्लेटफॉर्म में हर वर्ग के लोग आ सकते थे, चाहे वो लेफ्टिस्ट माइंड के हो, चाहे राइटिस्ट माइंड के हो, चाहे सेंट्रिस्ट माइंड के हो, जो भी हो, क्योंकि हमारा मकसद यही था कि हिंदुस्तान इसका तो जियोग्राफी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, लेकिन हम सब भारतवासी, ये सोच हमारा नहीं थी। मतलब नेशनल सेंटिमेंट हमारे नहीं थे। हम कोई सोचते थे कि बिहार, कोई सोचते थी उड़ीसा, कोई सोचते थी हम झारखंडी पर अलग अलग सोच रहे थे, कोई सोचते कि बंगाली, लेकिन नेशनल सेंटिमेंट मतलब सारे देश हमारे हैं, हम सब भारतवासी है। ये जो नेशनल सेंटिमेंट ये हमारे नहीं थे। बिल्कुल मान के चलिए, इसके अलावा और कोई अलग मकसद नहीं थे। बड़ी खुशी हो रही कि कम से कम कालिंपंग में आकर आम लोगों को संबोधित करने के लिए, हमारे नेतागण को संबोधित करने के लिए कोई मौका तो मिले हमें। पैदल यात्रा करते समय दार्जिलिंग गए थे, छोटे मोटे मीटिंग भी किए थे, लेकिन कालिंपंग में ये पहली बार मेरा ये दौरा, ये पहली बार संबोधित करने के मौका, ये वाला यादगार रहेंगे। और तमाम साहब ने कहा दार्जिलिंग जाने के लिए तमाम साहब जब बुलाओगे, एक फोन कॉल दूर में है, मैं आपके साथ एक फोन कॉल दूर में हूं, मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मान के चलिए कि दिल्ली में आप लोगों के लिए मैं जैसे फौज खड़े हैं, आप सबके लिए, पहाड़ वासियों के लिए मैं एक फौज की तरह दिल्ली में तैनात हूं। मान लीजिए आप मुझे तैनात किया दिल्ली में एक फौज की हैसियत से, मैं एक फौज की ड्यूटी निभाऊंगा। और मेरे छोटे मोटे सरकार की तरफ से दिए गए बंगला भी है, वो उस बंगला में आप सबको मैं न्योता दे रहा हूं। जब मर्जी, जब चाहे अब वहां आइए, मैं आपके लिए वहां एक पहरेदार होकर मैं अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा। आप सबके साथ आज की इस महफिल में, इस जमावड़ा में हाजिर होते हुए मुझे कितना आनंद होते हैं, वो आनंद मैं यहां बयान नहीं कर सकते। लेकिन आप सबको मेरे तरफ से आभार प्रकट करते हुए, सबको मंगल कामना करते हुए मेरा नमस्कार, सलाम और प्यार मोहब्बत जो भी कहिए, आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।